हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आशा करते सब अच्छे होंगे। और आज हमारा उसी क्रम में आपके लिए एक नया चैप्टर हम लेकर के आए हैं। प्रोज का है, पर्ड्स एंड पेनकेक्स। चैप्टर 6 प्रोज का है। और आप हमारे प्लेलिस्ट से आप जुड़ जाइएगा। जिन लोगों ने अभी पिछले वीडियो नहीं देखे हैं वो लोग पिछले वीडियो भी देख रहे हैं ना। वहाँ पे हमने 1, 2, 3, 4 और 5 सारे टॉपिक के वीडियो बना दिए। वहाँ पे हमारा विद समरी, आप हिंदी अर्थ के लिए अलग अलग वीडियो देखते हैं, क्वेश्चन आंसर ढूंढते हैं, अच्छे क्वेश्चन आंसर नहीं मिलते, तो मैंने क्वेश्चन आंसर और हिंदी अर्थ सबके वीडियो एक साथ बना के रखे हुए हैं। उसमें पहले हमने आपको समरी समझाई हुई है, इसका हिंदी अर्थ समझाया है, और उसके बाद हमने जो है वीडियो बनाए हुए क्वेश्चन आंसर के। तो आज भी हमारा यही टॉपिक है, इसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे। आज का हमारा चैप्टर है चैप्टर 6, पर्ड्स एंड पेनकेक्स। आज हम इस टॉपिक से बात करेंगे, पर्ड्स एंड पेनकेक्स। तो देखिएगा इसके बारे में क्या है पर्ड्स और क्या है पेनकेक्स, इसके बारे में पूरी बात आपको बताते हैं। यहाँ पे जो पेनकेक शब्द लिखा हुआ है, पेनकेक, इसका अर्थ आप केक से, ना ही पेन से, ना ही केक से लगाएंगे। ये ना ही केक है और ना ही पेन है। ये क्या है? पेनकेक एक सुंदरता बढ़ाने वाला एक सामग्री है। क्रीम, पाउडर और जो भी लोशन होता है जो बॉडी को सुंदर बनाने के लिए, जो नाटककार लोग हैं, मूवी में लोग जो है अपनी सुंदरता बढ़ाने के लिए लगाया करते हैं, उसी सामग्री को, सौंदर्य सामग्री को ही हम पेनकेक कहा करते हैं। अच्छा, वहाँ पे पेनकेक की खासियत क्या थी कि वहाँ पे पेनकेक जो है ट्रकों में, जो जेमिनी स्टूडियो जहाँ की आप बात कर रहे हैं, इस टॉपिक में आएगा जेमिनी स्टूडियो। जेमिनी स्टूडियो कहाँ का है? मद्रास का है। इस टाइप का एक स्टूडियो होता है, ऐसा एक जेमिनी स्टूडियो जो है इस टाइप का स्टूडियो होता है। और ये मद्रास के स्टूडियो की बात हो रही, जेमिनी स्टूडियो की। ये उस वक्त मद्रास में रॉबर्ट क्लाइव उसी समय रहे होंगे। हालांकि इसकी ओपनिंग जो थी 1947 ईस्वी में हुई थी। फर्स्ट सेटअप उसका 1947 में लगा था, तब अंग्रेज जा चुके थे। 15 अगस्त 1947 हमारा देश आज़ाद हुआ है, तो बस उसी समय जो है इसकी ओपनिंग हुई थी। और ओपनिंग होने से पहले, यानी उस वक्त सारे अंग्रेज चले गए थे। तो यहाँ पे इन्हीं अंग्रेजों में से, हालांकि आए तो बहुत सारे अंग्रेज हैं, बहुत सारे गवर्नर जनरल हुए हैं, तो उन्हीं में से एक था रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव बहुत ही वीर था। हालांकि हम लोग वीर कहने में अच्छा नहीं लगता है, गुस्सा आती है, क्योंकि आपको पता है अंग्रेजों के कारनामे जो उनके दस्ते, तो उनसे लेकर के हम लोग उनसे बिल्कुल भी खुश नहीं है। तो रॉबर्ट क्लाइव जो था वो इतना शौकीन था, वो हालांकि उसने कई सारे युद्ध लड़े, ये लोग जालसाजी भी करते थे युद्धों में, तो ये लगभग में सब युद्ध इसने जीते थे। और ये इतना शौकीन था बिल्डिंग का कि जहाँ पर भी जिस स्थान पर भी जाता था, वहाँ 4-5 इसके मकबरे, वो मदरसे बन जाते थे, क्या उसका नाम, घर बन जाते थे, कोठियाँ। तो इन्हीं में से एक कोठी इसकी मद्रास में थी, जिसके फर्स्ट फ्लोर पर हमारा जेमिनी स्टूडियो था। अच्छा, जेमिनी स्टूडियो क्या होता है? ये बड़ा सा स्टूडियो का हॉल होता था, क्योंकि उस समय, अब क्या होता है, अब अगर मूवी बनानी होती है तो किसी भी जिले में जाकर के रोड पे लोग मूवी बना लेते हैं। बढ़िया क्वालिटी के कैमरा है, लेकिन उस वक्त कैमरे भी अच्छी क्वालिटी के नहीं थे, लाइटों की भी अच्छी व्यवस्था नहीं थी, लैंप हुआ करते थे। तो इसीलिए जितने भी मूवी या जितने भी नाटक बनते थे, सब हमारे जो है स्टूडियो के अंदर बना करते थे। तो वो स्टूडियो सेटअप केवल इसीलिए था, वो केवल क्या करता था, इनकी सबकी व्यवस्था किया करता था। नहीं, कुल मिला के क्या, उसका स्टूडियो का केवल एक ही काम होता था कि वो स्टूडियो नाटक बनाता था, पिक्चरें बनाता था, बढ़िया मूवी बनाता था। तो ये सब उसका स्टूडियो का काम होता था। अब इस टॉपिक से हम शुरुआत करेंगे। इस टॉपिक का जो राइटर है वो अशोका मित्र है। क्या नाम उनका है? अशोका मित्र है। और अशोका मित्र का जन्म जो था कब हुआ था? 1927 ईस्वी, 31 ईस्वी में हुआ था। अशोका मित्र जो थे तमिल राइटर थे। ये रहे अशोका मित्र, आपको दर्शन करा देते हैं अशोका मित्र जी के। इन्होंने आपके लिए परेशानी बढ़ाई हुई है, परेशानी कह सकते हैं आप, परेशानी बढ़ाई है। काश इन्होंने नाटक ना लिखा होता। तो इन्होंने, जो अशोका मित्र थे, ये तमिल राइटर थे। हालांकि ये उस जेमिनी स्टूडियो में भी काम करते थे। आपने जेमिनी स्टूडियो टॉपिक तो सब नहीं पढ़ा होगा, तो वहाँ पे आपने नाम सुना होगा कि वहाँ पे एक व्यक्ति जो होता है वो केवल पेपर की कटिंग करता रहता है। डेली इवेंट के जो पेपर आते थे उनकी कटिंग करता था। कटिंग करने के बाद उनको डायरी में, जो उनके पास जो बुक होती थी, उस फाइल में लगाया करता, चिपकाया करता था। वो व्यक्ति जो था वो अशोका मित्र ही थे। और इन्होंने 1947 से जेमिनी स्टूडियो को ज्वाइन किया था। कई वर्षों तक उन्होंने उसमें काम किया था, केवल वही काम इनका रहता था। तो हालांकि लोग इन्हें जब इतना छोटा कहते यार तुम्हारा काम ही क्या है, पेपर कट करो और इसमें किताब में, डायरी में चिपका दो फाइल में। तो इसे, इनके छोटे से काम को लेकर के लोग इन पर जो है बरसते रहते थे। कोई भी आता था इनको डांट के चाड़ के चला जाता था, कुछ नहीं करते, पूरे दिन बैठे थे। लेकिन अगर सच पूछा जाए तो सबसे बड़ा कार्य इन्हीं का था, क्योंकि वहाँ पे पेपर कटिंग करना, महत्वपूर्ण डेट, महत्वपूर्ण घटनाएं जो प्रचलन में जो
जो प्रचलन में ड्रामा, इन सभी की जानकारी देने के बाद ही तो जो कलाकार होते थे वो अपने नाटक को बढ़िया करते थे, डायरेक्टर होते थे वो अपने, जो राइटर होते थे वो अपने नोट्स को जो बढ़िया क्रिएट करते थे, स्क्रिप्ट बढ़िया लिखते थे, तो इनसे सब मदद लेते थे, लेकिन कुल मिला के इनकी वैल्यू कोई नहीं करता था। जो भी आता था इन्हें झाड़ के चला जाता था। तो ये थे हमारे अशोकामित्र। देखते हैं इनके बारे में थोड़ा, हमने यहाँ पे की पॉइंट बना रखे हैं, क्योंकि की पॉइंट से क्या होता है कि आपको पूरा टॉपिक अगर आप क्वेश्चन आंसर ना भी पढ़ें तब भी आप की पॉइंट से आंसर बना सकते हैं। ये हमारे की पॉइंट है। पहले हम की पॉइंट पे बात करेंगे, तब हम क्वेश्चन आंसर पे आएंगे। तो की पॉइंट में यहाँ पे हम आते, पहले क्रम में हमारे पास है अशोकामित्र। अशोकामित्र कौन थे? तमिल राइटर थे। इनका जन्म 1931 में और बेचारे की मृत्यु अभी हुई है 2017 में, कुछ ही समय पहले 2017 में इनकी डेथ हुई है, और जन्म जो था इनका 1931 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये भी हमारा कहीं ना कहीं पॉइंट आप जोड़ सकते हो वहाँ पे। दूसरी बात, ये भी जेमिनी स्टूडियो में ही वर्क करते थे, और इनका वर्क इन्होंने क्या किया था, इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था माई ईयर्स विद बॉस। बॉस के साथ हमारे वर्ष, वहाँ जेमिनी स्टूडियो में बॉस के साथ इन्होंने जो काम किए थे, तो उसी पर इन्होंने एक बुक बना रखी थी, माई ईयर्स विद बॉस। और उसी बुक से एक छोटा सा टॉपिक आपके लिए उठाया गया है, पॉइंट्स एंड पैनकेक्स। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये क्या करते थे, इनका काम क्या था, मैंने अभी आपको बता दिया, न्यूज़पेपर कटिंग करते थे। एक छोटा सा काम था, लोगों की नज़र में बहुत घटिया काम था, इसलिए लोग इन्हें कोई भी आता था इन्हें हड़का के चला जाता था, इनसे चिल्ला के चला जाता था। फिर क्या होता है, दूसरी बात आती है हमारी जेमिनी स्टूडियो की। तो मैंने अभी हालांकि बता भी दिया था, जेमिनी स्टूडियो कहाँ था, चेन्नई का था, मद्रास में चेन्नई के नामक स्थान पर था ये जेमिनी स्टूडियो था। और इस जेमिनी स्टूडियो में क्या होता था, ये रॉबर्ट क्लाइव के अस्तबल, रॉबर्ट अस्तबल माने क्या होता है, जहाँ पे घुड़शाला होती है, घोड़े बने जाते हैं, वहाँ पे रॉबर्ट क्लाइव जो भवन जो बना रखा था वहाँ पे घोड़े रहते थे उसके। तो अस्तबल के फर्स्ट फ्लोर पर जो था इनका एक जेमिनी स्टूडियो बना हुआ था, वहाँ पे इन्होंने किराए पे हायर कर रखा था उसको। फिर क्या होता है देखिए जरा, तो अब हम बात कर रहे हैं जेमिनी स्टूडियो की। जेमिनी स्टूडियो कहाँ था, चेन्नई में था। इसका फर्स्ट टाइम सेटअप कब हुआ था, तो मैंने अभी बताया था 1947 ईस्वी में। पहली बार इसका सेटअप 1947 ईस्वी में हुआ था। और जेमिनी स्टूडियो वाज इन कहाँ था, अप स्टेयर ऑफ द रॉबर्ट क्लाइव्स एस्टेबल। यानी जेमिनी स्टूडियो कैसे लिखेंगे, जेमिनी स्टूडियो वाज सेटअप या सिचुएटेड एट द फर्स्ट फ्लोर ऑफ द रॉबर्ट क्लाइव्स एस्टेबल। ठीक है, ऐसे लिख देंगे आप। अच्छा, वहाँ पे उस जेमिनी स्टूडियो भारी सा स्टूडियो था, बड़ा सा, आप शायद चित्र में ही देख रहे होंगे। ये तो एक पार्ट है इसका, ये कोई भी नाटक करने का एक पार्ट है। इसमें अलग अलग रेस्टोरेंट होता था, अलग यहाँ पे सौंदर्य प्रसाधन कक्ष होता था, तो सारी व्यवस्थाएं अलग अलग होती थी। तो अलग ड्रेसिंग रूम होता था इसका। तो इन्होंने क्या किया, इस जेमिनी स्टूडियो में बहुत सारे लोग काम करते थे, एक साथ 600 लोगों की फैमिली रहती थी। फैमिली का मतलब फैमिली नहीं, बच्चे नहीं उनके रहते थे। फैमिली का मतलब ये होता है कि 600 वर्कर वहाँ पे काम करते थे। इतना भारी जेमिनी स्टूडियो था कि 600 पीपल की फैमिली, जब सारे किसी भी फर्म में बहुत सारे लोग जब जुड़े हों तो उसको फैमिली कहा जाता है। तो 600 लोगों की फैमिली वहाँ पे जो है एक साथ फैमिली रहती थी, यानी 600 लोगों का परिवार वहाँ पे रहता था। फिर हम आगे बात करेंगे पैनकेक्स। अभी मैंने आपको बताया पैनकेक क्या होता है, तो पैनकेक मैंने कहा ये ना ही पेन होता है ना ही केक होता है। पैनकेक होता है सौंदर्य प्रसाधन यानी सुंदरता बढ़ाने वाली वस्तुएं, जैसे लोशन, क्रीम, पाउडर, ये सब चीज़ें पैनकेक कहलाती हैं। और ये सब वहाँ जेमिनी स्टूडियो में बड़ा भारी सा सेटअप होता था। तो जब ड्रामा वगैरह बनाए जाते थे तो पता चला किसान, यहाँ पे हीरो जो है, हीरो विलन को मार रहा है और किसान जो है सब इधर उधर खड़े, तो बहुत सारे किसान बनाने पड़ते थे। तो यहाँ पे क्या किया जाता था, यही पैनकेक घोल के बड़े से बर्तन में और भीड़ की बनाने के लिए उसके ऊपर डाल दिया जाता था, उनको कुरूप कर दिया जाता था। यहाँ पे सुंदरता सजाने का अर्थ कुरूप होता था, क्योंकि आप देख रहे होंगे अभी रामलीला हो रहा हो, कहीं नाटक हो रहा हो, तो ऐसी अवस्था में आप दिन के दौरान अगर उन लोगों को देखें तो बहुत ही भद्दे नजर आएंगे, बहुत सारा पाउडर लगाए होंगे, लेकिन रात में बहुत सुंदर नजर आते हैं। तो यही हाल यहाँ होता है कि जब वो लाइट में हुआ करता था, पूरा सेटअप, पूरा रिकॉर्डिंग लाइट में होता था, तो उन लोगों को कुरूप कर दिया जाता था, तो सारा उन्हें पाउडर इतना थोप दिया जाता था। तो पैनकेक लेके कैसे आ जाता था, अभी मैंने बताया था ट्रक से, ट्रक भर भर के जो है जेमिनी स्टूडियो में कहाँ आता था, पैनकेक आया करता था। फिर उस समय के, उस जमाने की एक्टर कौन थी, एक्ट्रेस कौन थी, तो उस जमाने की एक्ट्रेस जो थी एक गीता गार्बरो, क्या नाम था इनका, गीता गार्बरो। मिस गोहर थी, मिस गोहर भी बहुत फेमस रही हैं, गीता गार्बरो फेमस रही हैं। और कौन है, बैजंती माला,
बैजंती माला, और एक लास्ट में आई है रति अग्निहोत्री। उस स्टूडियो में अंतिम में रति अग्निहोत्री आई हैं। शायद रति अग्निहोत्री जी ये इसके बारे में जानते भी नहीं थी, क्योंकि जब तक रति अग्निहोत्री आई थी तब तक ये पैनकेक बंद हो गया था, फिर छोटी छोटी क्रीम आने लग गए थे। तो रति अग्निहोत्री को शायद इस पैनकेक के बारे में कुछ पता भी नहीं था। लेकिन गीता गौहर ब्रो, मिस गौर और उसके बाद में बैजंती माला, इन लोगों ने जो था पैनकेक का इस्तेमाल खूब किया था। फिर आता है वहाँ पे जब इतने सारे लोग 600 लोग एक साथ ड्रामा में काम कर रहे हैं, तो इनको सजाने के लिए भी कोई होना चाहिए। तो सजाने के लिए भी एक होता था चीफ मेकअप मैन। चीफ मेकअप मैन एक ऐसा व्यक्ति होता था जो सबसे निपुण एक्सपर्ट होता था सजाने में, और ये केवल हीरो हीरोइन का ही मेकअप करता था। मुख्य पात्र मेन कैरेक्टर का जो है मेकअप कौन करता था? चीफ मेकअप मैन कहता था। ठीक है, दूसरी बात, फिर दूसरा नंबर आता था ऑफिस बॉय। जैसे कहीं हमने अभी बताया कि हीरो जो है किसी को मार रहा है और मार्केट में बहुत सारे लोग सब्जी लेने गए, वहाँ के गांव के रहने वाले सब्जी बेच रहे हैं, तो उनका मेकअप करने के लिए ऑफिस बॉय रहता था। हालांकि ऑफिस बॉय शब्द सुनकर के आप ये मत समझ लेना है 17-18 साल का नया लड़का होगा, यंग मैन होगा, ऐसा नहीं होता था। ऑफिस बॉय वहाँ की पोस्ट का नाम था, और उस पोस्ट पे जो है ये 40 वर्ष का एक व्यक्ति रहता था। उस पोस्ट पर 40 वर्षीय एक आदमी था जो ऑफिस बॉय की पोस्ट पर काम करता था, और उसका काम होता था भीड़ को मेकअप करना, क्राउड को मेकअप करना। जब कोई भी भीड़ तैयार की जाती थी तो वो क्या करता था, पैनकेक को एक बड़े से बर्तन में घोलता था और पूरी भीड़ पे उड़ेल देता था, डाल देता था उनके ऊपर, तो वो सब एकदम तैयार हो जाते थे, एकदम गाँववासी भद्दे नजर आने लगते थे। तो इसको कहते थे ऑफिस बॉय। ये सबसे बड़ी बात क्या थी कि ये बंदा जो है बहुत ही जीलिसी नहीं था, असंतुष्ट था। ही वॉज नॉट सेटिस्फाइड विद हिज वर्क, वो अपने काम से संतुष्ट नहीं था। क्यों नहीं अपने काम से संतुष्ट था? क्योंकि उसका काम जो वो इस जामनी स्टूडियो में केवल एक ही उद्देश्य से आया था कि जामनी स्टूडियो में जाकर या तो वो एक्टर बनेगा, या वो बढ़िया राइटर बनेगा, स्क्रिप्ट राइटर बनेगा, लिरिक्स राइटर बनेगा, या वो जो है स्वयं बॉस बनेगा, डायरेक्टर बनेगा। लेकिन बेचारा जब यहाँ आया तो यहाँ उसको कोई भी नौकरी नहीं मिली, और कुल मिला के उसे एक ऑफिस बॉय बना दिया गया, एक पेंटर बना दिया गया कि जो है भीड़ को पेंट करिएगा, कलर करिएगा। ठीक है, तो इसकी वैल्यू खराब हो गई थी। अच्छा, ये व्यक्ति जो था बहुत ही बातूनी था, और ये इतना जो है बात करता था। और दूसरी बात क्या थी, इसका एक दोस्त था, दोस्त जबरदस्ती बनाया था। ये हमारे राइटर जो थे, हमारे राइटर क्या नाम है, अशोका मित्र को एक जबरदस्ती दोस्त बनाया था। ये क्या करता था, जब भी खाली होता, ये जीलियस किससे होता था, ये कोठा मंगलम सुब्बू से बहुत घृणा करता था। मैं बताऊंगा सुब्बू कौन थे। ठीक है, इसके बाद सुब्बू के बारे में बताने वाले हैं। कोठा मंगलम सुब्बू से घृणा करता था, और ये हमारे जब भी खाली होता था तो हमारे राइटर के पास आकर के बैठता था, अर्थात वही जो व्यक्ति पेपर कटिंग करता था उनके पास आके बैठता था, और वो घंटों बातें करता रहा था कि मैं जो है बहुत होशियार था, मैं इस काम से यहाँ आया था, मैं डायरेक्टर बनना चाहता था, मुझे कविताएं भी आती हैं, मैंने उपन्यास भी लिखने की प्रयास किया है। लेकिन कुल मिला के यहाँ पे आके एक कोठा मंगलम सुब्बू नाम का व्यक्ति है, उसकी वजह से हमें नौकरी कोई नहीं मिल पाई, हम यहाँ ऑफिस बॉय बन के रह गए। कोठा मंगलम सुब्बू से बहुत ज़्यादा घृणा करता था और हमेशा उनकी ही बुराई करता रहता था। अच्छा, राइटर जो हमारे थे अशोका मित्र, ये जो है इनके कान पक जाते थे उसकी बुराई सुन सुन के, तो इन्हें लगता था हे प्रभु कभी तो ऐसा दिन आए कि जो है एक सारा काम नाटक चलता ही रहे, उसको लगातार काम मिलता रहे, ताकि खाली ना हो मेरे पास बैठे ना, क्योंकि मेरे पास आएगा तो ये मेरा दिमाग जरूर खराब करेगा। बहुत बोलता था। अब हम आते हैं अगले पॉइंट पे, कोठा मंगलम सुब्बू जिनका अभी हमने जिक्र किया था। वो कोठा मंगलम सुब्बू कौन थे? तो कोठा मंगलम सुब्बू जी थे, ये एक पहली बात तो ब्राह्मण बाई कास्ट, इस जाति के ब्राह्मण थे। दूसरी बात, ही वॉज द नंबर 2 ऑफ जेमिनी स्टूडियो के दूसरे नंबर पर थे, एंड ही वॉज द राइट हैंड ऑफ द बॉस, और बॉस के राइट हैंड थे। राइट हैंड का मतलब पूरा दाहिना हाथ है, सारा मदद बॉस की करते थे। ये जो भी कार्य होता था, जैसे कहने का मतलब कि अगर आप बात करें कि जिस दिन बॉस अनुपस्थित होते थे तो इस दिन टोटल बॉस का कार्यभार देखता था, लोगों को राय देता था, बिल्कुल बॉस की भूमिका निभाता था। तो ये नंबर 2 ऑफ द जेमिनी स्टूडियो था। अगली बात क्या थी, कोठा मंगलम सुब्बू जो था बहुत ही हाई थिंकर व्यक्ति था। ये बहुत ही हाई ग्रेट थिंकर व्यक्ति था। ग्रेट थिंकर का मतलब इतना ही आइडिया वाला व्यक्ति, हालांकि इसके कोई विशेष वहाँ पे पद भी नहीं थी, केवल बोस का दोस्त रहता था, बोस का सहायक होता था, लेकिन ये सबको मदद करता था, सबको राय देता था। तो ये हाई थिंकर क्यों बोला गया? क्योंकि ये व्यक्ति जो था, अगर कोई भी कहीं भी फंस जाता था, राइटर फंस गया तो राइटर की मदद करता था, इसके पास इतने हजारों आइडिया दे देता था।
अगर हमारे पास अगर बॉस फंस गए किसी बात में, डायरेक्टर फंस गया, नहीं समझ में आ रहा क्या किया जाए, तो डायरेक्टर इसके पास आते हैं, सुब्बू जी बताइए मुझे कैसे इसको हल किया जाए, पल भर में 10 तरीका बता देता था, इतना होशियार व्यक्ति था। तो एक बार क्या होता है, एक डायरेक्टर जो है परेशान हो जाते हैं, डायरेक्टर को एक स्क्रिप्ट लिखना होता है और वो स्क्रिप्ट बहुत ही विचित्र लेवल का था। कहानी ये थी, कहानी ध्यान से सुनिएगा, बहुत अच्छी सी कहानी है। कहानी क्या है कि वो एक स्टोरी स्क्रिप्ट करना चाहते थे और उस स्टोरी में क्या होता है कि जल के अंदर चूहा और टाइगर की लड़ाई हो जाती है, चूहा और टाइगर की लड़ाई हो जाती है, और उस लड़ाई के दौरान चूहा जो है टाइगर को मार देता। बताइए क्या रेड टाइगर को मार देगा, लेकिन उनकी स्टोरी बनानी है, कार्टून बनाना है। चूहा टाइगर को मार देता है। जब वो पानी के बाहर आता है तो देखता है एक छोटा सा शावक उसका टाइगर का बाहर खड़ा है, तो उस बच्चे को वो गोद में उठा कर उस पर तरस खा के उसको छोड़ देता है। तो ऐसा स्क्रिप्ट इनको लिखना होता है। वो कहते हैं कि इस स्क्रिप्ट पर आप बताइए हम क्या करें। तो समस्या क्या होती है, अब यहाँ पे कोटा मंगलम सुब्बू जी तुरंत पहले बात तो उनको 4-5 आइडिया देते हैं। कोटा मंगलम सुब्बू जी उन्हें आइडिया देते हैं कि नहीं आप ऐसे करो ऐसे करो, 3-4 बातें बताते हैं, लेकिन उन्हें मजा नहीं आता है। जब नहीं मजा आता तो रुको, अच्छा हम आपको बता रहे हैं, अब सुनिए आप। और मिनिमम 14 आइडिया वो उनको देते हैं, इस तरीके से आप बनाए, इस तरीके। तो इसलिए कोटा मंगलम सुब्बू को फिल्म ट्रेलर मेकर भी कहा जाता था। कोई भी फिल्म कोई भी नाटक बनाना होता तो उसे ट्रेलर बनाने के लिए कोटा मंगलम सुब्बू ही काम होता था। तो इसे फिल्म ट्रेलर मेकर भी कहा जाता था। और सुब्बू जी जो है बहुत सारे आइडिया बना के बॉस को भी खुश कर देते थे और डायरेक्टर को भी खुश कर देते थे, यानी सभी को खुश कर देते थे। तो ये थे हमारे सुब्बू जी। और ये हमारे कौन थे, ये हमारे कौन थे, अशोकामित्र जी थे, जो हमेशा पेपर कटिंग करते थे बैठे बैठे। उसके बाद ये हमारी कौन थी, अच्छा उसके बाद अगला पात्र हमारा आता है, देखिएगा अगला पात्र हमारा आया करता है इसके बाद जो कोटा मंगलम सुब्बू। तो देखिए जरा कौन थे, एक ब्राह्मण थे। अच्छा एक और इनके अंदर खासियत थी, ये हमेशा लोगों की मदद करते थे, ये हमेशा ही लोगों की मदद किया करते थे। बहुत अच्छा लगता था, लोगों को खाना नहीं देते थे, कोई भूखा हो तो उसको खाना खिला देते, कोई नया नया आया उसके बाद घर नहीं तो उसको घर देते कि आप जो है इस घर में जो है तब तक आकर के रह लीजिएगा। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है मेरे अपने पास रख लेते थे उसको। कोई व्यक्ति बहुत परेशान है उसके बाद धन नहीं है तो उसको धन देते थे, जाओ यार पैसे लो आप अपना काम करिएगा। बहुत सबकी मदद करने में मजा आता था। अच्छा ये व्यक्ति कभी भी मदद करने में ये नहीं सोचता था कि सामने वाला व्यक्ति जिसकी मदद कर रहा है वो उसका दोस्त है, उसका दुश्मन है, उसका पड़ोसी है, उसको वो जानता है या नहीं जानता है, बस मदद करनी है। इसे मजा आता था मदद करने में। तो इतना अच्छा व्यक्ति था। दूसरे हमेशा चीयरफुल पर्सन था, ये हमेशा हंसता था, छोटी छोटी समस्याओं पर भी है केवल मुस्कुराता रहता था। अगर कोई भी बड़ी मुसीबत भी इस पे आती थी तो लोग पहचान नहीं पाते थे कितना भी परेशान अंदर से होता है, लेकिन दूसरों को देख के हमेशा मुस्कुराता था। तो ये इसके अंदर खासियत थी। नोवेल राइटर भी था, इसने नोवेल भी लिखे थे। एक नोवेल इसने लिखा था बहुत कठिन था, उसकी स्टोरी बहुत कठिन थी, लेकिन इसने उसमें शब्दों का इतना अच्छा चयन किया था कि हर लोग ने इसकी स्टोरी पढ़ी थी, इसका नोवेल पढ़ा हुआ था। यानी इसका नोवेल बहुत बढ़िया प्रचलित रहा है। एक्टर भी था, छोटी मोटी एक्टिंग भी करता था, पोएट भी था, कभी भी गाता था, कभी भी रहता था, कभी भी कुछ पोएम भी गाया करता था। उसके बाद इस टॉपिक में आएगा एक हमारा अगला पॉइंट आएगा, अगला कैरेक्टर आएगा लायर। लायर, हालांकि लायर शब्द का ही मतलब होता है जो ला कानून को जानने वाला हो, लीगल कार्य करने वाला हो। लेकिन यहाँ पे जो लायर था वो बहुत ही इलीगल व्यक्ति था। वो कभी भी कानूनी कार्य ना कर करके वो लोगों की बुराई ढूंढता था, किसमें क्या है किसमें क्या है उन सबको बता दे और दूसरे को परेशान कर ले। ये व्यक्ति इतना इलीगल था कि इसने यहाँ तक कि एक उस समय की बहुत अच्छी एक्ट्रेस थी, बहुत अच्छी, वो कभी किसी से लड़ाई नहीं करती थी, लेकिन शायद किसी दिन क्या हुआ अचानक कुछ बुराई कोई गलत कार्य हो गया या कुछ घटना घटित हो गई और उन्होंने डायरेक्टर को बहुत बुरा भला कह डाला। हालांकि उसमें डायरेक्टर नहीं था, बेचारी पीठ पीछे बोल रही थी, उन्हें क्या पता ये सुन लेगा। और ये वहीं पे खड़ा था, इसने क्या किया, लाया ने पूरी बात उनकी रिकॉर्डिंग कर ली और रिकॉर्डिंग करने के बाद डायरेक्टर को सुना दी। उस समय ये बेचारी इतनी लज्जित हुई कि उसके बाद से इन्होंने जेमिनी स्टूडियो छोड़ दिया, इनका कैरियर खत्म हो गया। तो इतना तो ये इलीगल व्यक्ति था लॉयर। अच्छा एक बार इसकी भी जॉब थी जो लॉस खतरे में पड़ गई। खतरे में क्या, इसको जॉब अपनी छोड़नी पड़ी। क्वेश्चन आएगा कि व्हाई डिड द लॉयर लॉस्ट हिज जॉब, लॉयर ने अपनी जॉब क्यों छोड़ दी। तो क्या होता है कि ये एक बार प्लान बनाता है कि ये एक फिल्म बनाएगा और ये फिल्म बनाने पर क्या करता है, स्वयं उसको जाए उसकी डायरेक्टिंग करता है, डायरेक्टर बनता है और वो फिल्म जितने लोग कार्य कर रहे थे हीरो हीरोइन, वो सब फिल्म उसकी फ्लॉप हो जाती है। जब फिल्म फ्लॉप हो जाती है तो बॉस सभी को नौकरी से निकाल देता है और जब कंपनी बंद कर देता है तो फिर इसको भी नौकरी छोड़नी पड़ती है। तो ये थी लायर की स्टोरी। फिर उसके बाद उसी जेमिनी स्टूडियो में एक दिन अचानक एक मेहमान आता है, गेस्ट आता है,
और किसी को भी नहीं पता था। वो गेस्ट कौन है, सब आपस में बात कर रहे होते हैं, सोच रहे होते हैं कि शायद वो गेस्ट जो है या तो वो गेस्ट उनका मित्र होगा बॉस का, SS वासम, बॉस इनके थे SS वासम। तो SS वासम का या तो वो मित्र होगा या बहुत ही बड़ी सेलिब्रिटी होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। ना वो उनका मित्र था, ना ही बड़ी सेलिब्रिटी था, केवल एक व्यक्ति था, वो तो कम्युनिज्मवाद के खिलाफ। उस समय कम्युनिज्म चलता था, सांप्रदायिकता चलती थी, और वो सांप्रदायिकता के खिलाफ था। और वो हमारे जो SS वासम थे वो हमेशा ही सांप्रदायिकता के खिलाफ थे, इसीलिए चोर चोर मौसेरे भाई। आज वो भी सांप्रदायिकता के खिलाफ, ये भी खिलाफ, तो इसीलिए इनकी दोस्ती हो गई और बोस ने उसको इनवाइट कर दिया अपने जेमिनी स्टूडियो में। हालांकि व्यक्ति जो था इंग्लिश का राइटर था, उसका नाम था स्टीफन स्पेंडर। उस व्यक्ति का इंग्लिश का पोएट था, इंग्लिश का पोएट था और एडिटर था, मैगजीन बनाता था। मैगजीन में इसकी बहुत सारी पोएम्स जो है प्रकाशित होती थी, और ये इसका नाम था स्टीफन स्पेंडर। राइटर इससे कब परिचित, हालांकि इसके बारे में जब ये आया जेमिनी स्टूडियो से 1 से 1.5 घंटा स्पीच दिया है, डायरेक्ट इंग्लिश में बोलता गया, लेकिन किसी ने भी इसकी बात नहीं सुनी और ये भी बोर होने लगा, कन्फ्यूज हो गया, बेकार मैंने इतना बोला, कोई नहीं हमारी बात सुन पाया, क्योंकि वहाँ लोग इंग्लिश जानते नहीं थे। फिर जब किसी ने नहीं पहचाना कि ये व्यक्ति है कौन, तो एक दिन स्वयं क्या होता है कि हमारे राइटर कौन थे, अशोकामित्र जी जो थे, कहीं घूम रहे होते, तब तक इन्हें एक मैगजीन पढ़ी मिलती, पत्रिका, और उस मैगजीन में देखते हैं, एक 10 पेज पढ़ते हैं, तो वहाँ पे यही स्टीफन स्पेंडर राइटर का नाम लिखा मिलता, पोएट का, और उनकी तस्वीर लगी मिलती। तब इन्हें पता चलता है कि ये बहुत बड़े एक कवि थे। तो ये थी हमारी स्टोरी, हालांकि बहुत ही बोरिंग स्टोरी थी, लेकिन मैंने आपको बेहतर सिखाने का प्रयास किया है। अब क्वेश्चन आंसर हमारे सेम इसी स्टोरी पर चलेंगे। देखिए हमारा ये की पॉइंट है, की पॉइंट जरूर नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट चाहे इनका ले लो, ये बहुत खास पॉइंट हैं, इन्हीं से आप हिंदी अर्थ बता सकते हैं और इन्हीं से आप पूरे आंसर कर सकते हैं केवल की पॉइंट से। वैसे तो आप हमारी स्टोरी सुन लें तो आपके बहुत सारे आंसर स्वयं बन जाएंगे, क्योंकि मैं सारे आंसर जितने भी क्वेश्चन होते हैं सारे स्टोरी और की पॉइंट में, स्टोरी में ही सारे आंसर सुना देता हूँ। अब देखिए, अब इसके आगे हम चलेंगे क्वेश्चन आंसर पे। क्वेश्चन आंसर हमारे क्वेश्चन ज़्यादा नहीं है, केवल 7 क्वेश्चन है, एक लॉन्ग क्वेश्चन है हमारा, जल्दी ही कोर्स कंप्लीट यहाँ पे हो जाएगा। तो देखिए जरा, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन रहेगा, पहला क्वेश्चन देखिएगा, सब लोग स्क्रीन पे आ गया है, और पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, व्हाट वाज पेनकेक, पेनकेक क्या था, हाउ वाज इट रिलेटेड टू जेमिनी स्टूडियो। मैंने अभी बताया था पेनकेक ना ही पेन था ना ही केक था, वह एक मेकअप मटेरियल ब्रांड था। पेनकेक वाज द ब्रांड ऑफ ए मेकअप मटेरियल, मेकअप मटेरियल जो होता था, पदार्थ होता था मेकअप वाला, उसका एक ब्रांड होता है। और दूसरी बात क्या होती थी, इट वाज कैरीड ओवर टू द जेमिनी स्टूडियो बाय ट्रक लोडिंग इन मद्रास, वह मद्रास चेन्नई में जेमिनी स्टूडियो में ट्रक लोडिंग के द्वारा लाया जाता था। तीसरी बात क्या होती थी कि वो मेकअप मटेरियल जो होता था, दिस मेकअप ब्रांड वाज यूज्ड मोस्ट ऑफ द एक्टर एंड एक्ट्रेस टू चेंज देयर लुक्स, उस मेकअप ब्रांड का उपयोग बहुत से एक्टर और एक्ट्रेस के लुक को बदलने के लिए, टू चेंज देयर लुक्स। क्या लिखेंगे, दिस मेकअप मटेरियल वाज यूज्ड टू चेंज ओवर द लुक ऑफ द मैनी एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड द क्राउड, भीड़ का भी, ये भी आप यहाँ पे जोड़ सकते हो पॉइंट, ठीक है। तो हो गया आंसर, मैंने आंसर क्वेश्चन नहीं देखा, मुझे आपको आंसर ऐसे बता दिया, एकदम सरल था आंसर। कैसे लिखेंगे, पेनकेक रिफर्स टू द पॉपुलर, अपने शब्दों में लिखो, ये मत लिखो, पेनकेक वाज द पॉपुलर, द नेम ऑफ द पॉपुलर ब्रांड ऑफ मेकअप मटेरियल, इट वाज कैरीड ओवर बाय द ट्रक लोडिंग एट जेमिनी स्टूडियो इन मद्रास, मद्रास में ट्रक लोडिंग के द्वारा लाया जाता था। दिस मेकअप ब्रांड वाज यूज्ड टू चेंज द लुक्स ऑफ द मैनी एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड द क्राउड, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो गया पहला, नोट डाउन कर लीजिएगा आप, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लेना, बाद में लिख लेना। अगला क्वेश्चन है, वेयर वाज द मेकअप डिपार्टमेंट ऑफ जेमिनी स्टूडियो, जेमिनी स्टूडियो का मेकअप डिपार्टमेंट कहाँ था, तो मैंने अभी बताया मेकअप डिपार्टमेंट कहाँ था, जेमिनी स्टूडियो का मेकअप डिपार्टमेंट जो था वो अप स्टेयर फर्स्ट फ्लोर, कैसे लिखोगे, मेकअप डिपार्टमेंट ऑफ जेमिनी स्टूडियो वाज सिचुएटेड एट द फर्स्ट फ्लोर ऑफ द रॉबर्ट क्लाइव्स अस्तबल, रॉबर्ट क्लाइव के अस्तबल के फर्स्ट फ्लोर पर जेमिनी स्टूडियो का मेकअप क्या था, मेकअप रूम सेटअप था या मेकअप डिपार्टमेंट स्थित था। दूसरी बात, मेकअप रूम हैड लुकिंग लाइक ए हेयर कटिंग सैलून बार, वो कैसा लग रहा था, हेयर कटिंग सैलून की तरह दिखाई दे रहा, जैसे हेयर कटिंग सैलून में जगह जगह पे ग्लास लगे होते हैं, वैसे देयर बट ए हाफ डजन मिरर्स
इन द कॉर्नर ऑफ इन द ईच कॉर्नर ऑफ द स्टूडियो। उस स्टूडियो के चारों कॉर्नर पर, हर कॉर्नर पर लगभग में 6, हाफ डजन का मतलब 6 बड़े बड़े मिरर लगे होते थे। तो मेकअप मटेरियल कैसे लिखेंगे, मेकअप रूम वाज लुकिंग लाइक ए सैलून बार, हेयर कटिंग सैलून। ठीक है, ऐसे आप लगा सकते हो, बहुत सरल है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखो क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है हु वाज द ऑफिस बॉय। मैंने अभी बताया था ऑफिस बॉय वाज ए यंग मैन ऑफ 40 years old और ही वाज वर्किंग इन जर्मनी स्टूडियो बट ही वाज नॉट सेटिस्फाइड ऑफ हिज वर्क बिकॉज ही वांटेड टू बी एन एक्टर, ए लिरिक्स राइटर, ए डायरेक्टर, ठीक है, और एज ए पोएट। ठीक है, दूसरी बात क्या थी कि हिज वर्क वाज टू मेक अप, टू क्रिएट मेकअप या टू डू मेकअप ऑफ द क्राउड। उसका काम ये होता था कि क्राउड को मेकअप करना होता था। तो बस इतना ही आपको लिखना है। कैसे लिखेंगे, ऑफिस बॉय वाज ए 40 years old मेकअप आर्टिस्ट था इन जर्मनी स्टूडियो, हु वाज नॉट सेटिस्फाइड विद हिज प्रेजेंट जॉब। अपनी वर्तमान जॉब से संतुष्ट नहीं था क्योंकि ही वांटेड टू बी ए सक्सेसफुल डायरेक्टर। वह केवल एक सक्सेसफुल डायरेक्टर बनने के लिए आया था और वो सबसे ज़्यादा जिलियस किससे होता था, कोठा मंगलम सुब्बू से, एज ही वाज क्लोजर टू हिज बॉस। क्योंकि कोठा मंगलम सुब्बू जो थे बॉस के क्लोजर थे। द सेकेंड नंबर एट जर्मनी स्टूडियो, नंबर 2 एट जर्मनी स्टूडियो एंड द राइट हैंड ऑफ दी बॉस। आप चाहें आंसर उतना लिख सकते हैं। मैं कभी नहीं कहता हूं कि आप 25 वर्ड ही लिख पाएंगे, आप 50 वर्ड एक आंसर पे लिख सकते हैं अगर आप हमारी बात को ध्यान से सुन रहे हैं। तो इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं लगातार जुड़े रहिएगा हमारे साथ और शेयर भी करते रहिएगा ताकि अन्य लोग भी इसका लाभ उठा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज कोठा मंगलम सुब्बू। कोठा मंगलम सुब्बू मैंने तो बता दिया है। अच्छा सॉरी, वो उसका था ऑफिस बॉय का। कोठा मंगलम सुब्बू कौन थे, कोठा मंगलम सुब्बू बाजे ब्राह्मण बाई कास्ट। ही वॉज द नंबर 2 एट जर्मनी स्टूडियो, ही वॉज द राइट हैंड ऑफ द बॉस। अगली बात क्या थी कि ही वॉज ए गुड मैनर पीपल, काइंड एंड गुड मैनर पीपल। ही ऑलवेज लाइक टू हेल्प एवरीबॉडी बाई गिविंग देम शेल्टर, फूड एंड मनी। मैंने इतनी बात तो आपको बताई थी। नंबर 2 थे, बॉस के राइट हैंड थे और बहुत ही ईमानदार, बहुत ही दयालु और अच्छी आदतों वाले व्यक्ति थे और वो हमेशा लोगों की मदद करना चाहते थे, पैसे देकर, उन्हें आश्रय देकर या भोजन देकर। बस हो गया आंसर। कोटा मंगलम सुब्बू वाज द नंबर 2 एट जर्मनी स्टूडियो, ही वाज ए ब्राह्मण एंड ए टेलर मेकर। आप ये बात मैंने पहले बताई थी कि वो टेलर मेकर जो मूवी आती थी उसका ट्रेलर वही बनाते थे। ही हैड द क्वालिटी टू हैंडल ईच एंड एवरी सिचुएशन इन एनी केस। उनके पास इतनी योग्यता थी, ही हैड क्वालिटी टू हैंडल ईच एंड एवरी सिचुएशन, हर सिचुएशन को हैंडल करने की उनके अंदर क्वालिटी थी। इन एनी केस, किसी भी केस में। ही वाज द राइट हैंड ऑफ द बॉस, और वो बॉस के कौन थे, राइट हैंड थे ऑफ स्टूडियो। बस भरा गया। आप जितना चाहो लिखो, कोई जरूरी नहीं यही बात लिखो, मैंने समझाया वो लिख दो आप। Why did the liar roll off? जब इसमें स्टोरी आप अपने लिख सकते हैं, हालांकि यहाँ पे थोड़ा मैंने बदलाव किया हुआ है आंसर का। अपनी स्टोरी कौन सी लिख सकते हो कि once a time the lawyer created a film and become his own director himself, और स्वयं उसका डायरेक्टर बन गया। but after some time the film flopped, या his film flopped, and so the company lost very much, or in by meantime, yeah, in this case all the worker left the job, and in this way the liar also lost his job, और इस प्रकार से लायर ने भी अपनी जॉब छोड़ दी। हालांकि वही बात यहाँ भी है। कैसे लिखेंगे, वन डे द बॉस क्लोज्ड डाउन स्टोरी डिपार्टमेंट। क्यों बॉस ने स्टोरी डिपार्टमेंट बंद किया था, क्योंकि उसमें घाटा पड़ गया था। और फिर क्या हुआ, तीसरी बात, दिस वाज परहैप्स द ओनली इंस्टेंस, और केवल यही एक इंस्टेंस माने उदाहरण होता है, एग्जाम्पल, द ओनली एग्जाम्पल इन ऑल ह्यूमन हिस्ट्री वेयर ए लायर लॉस्ट हिज जॉब। यही एक कारण था जब स्टोरी डिपार्टमेंट बंद हो गया। कैसे लिखेंगे, मैन द फिल्म बिकम फ्लॉप्ड, द स्टोरी डिपार्टमेंट वाज क्लोज्ड, इन दिस वे द लायर लॉस्ट हिज जॉब। और इस तरीके से लायर ने अपनी जॉब भी जो थी वो खो दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा थोड़े बचा हुआ है, जल्दी से देख लीजिएगा क्या है। तो ये हो गया हमारा आंसर। व्हाट डिड मेकअप रूम लुक लाइक, मेकअप रूम कैसा दिखाई देता था। तो मेकअप रूम अभी मैंने बताया था, लुक लाइक एज ए हेयर कटिंग सैलून बार। देयर वर अबाउट हाफ डजन मिरर, ये बिग मिरर इन ऑल कॉर्नर ऑफ द रूम के चारों कॉर्नर में, हर कॉर्नर में, ऑल अराउंड में हाफ डजन लार्ज मिरर लगे हुए थे। बस हो गया, ठीक है। एंड देयर वर, क्या लिखेंगे, विद लाइट्स,
मैनी लाइट्स, ठीक है, देयर वर मैनी लाइट्स लगा देना। हु वाज द अनदर विजिटर जेमिनी स्टूडियो, मैंने अभी बताया था अनदर विजिटर कौन था, स्टीफन स्पेंडर थे, बट नो वन नोज अबाउट हिम, कोई भी उनके बारे में नहीं जानता था। ही स्पीच्ड फॉर ए लॉन्ग टाइम इन जेमिनी स्टूडियो बट देयर हिज लैंग्वेज कुड नॉट हियर्ड बाय एनीवन, उनकी भाषा किसी को भी द्वारा अंडरस्टूड बाय एनीवन, किसी को द्वारा नहीं समझी जा सकी, ठीक है। तो जेम्स स्टीवर कौन था, देखो अनदर विजिटर एट जेमिनी स्टूडियो वाज एन इंग्लिश पोएट स्टीफन स्पेंडर, इंग्लिश पोएट स्टीफन स्पेंडर थे। हमें नहीं लग रहा आप इस टॉपिक को पढ़ने के बाद आप भूलेंगे इनका नाम। ही वॉज वेलकम्ड एट जेमिनी स्टूडियो बिकॉज ही वॉज डायरेक्टली इन्वाइटेड बाई द बॉस ऑफ जेमिनी स्टूडियो एस वासन, क्योंकि उनको सबसे बड़ी बात कि वो जेमिनी स्टूडियो में क्यों आए थे, क्योंकि वो डायरेक्टली इन्वाइटेड बाई द बॉस एस वासन एट द जेमिनी स्टूडियो, जेमिनी स्टूडियो बॉस के द्वारा डायरेक्ट इन्वाइट किए गए थे, इसीलिए वो जेमिनी स्टूडियो में आए थे। अब आइए हम एक हमारा लॉन्ग क्वेश्चन है, ज़्यादा नहीं, एक ही है, और वो भी कोटामंगलम सुब्बू का है, जिसके बारे में आप खूब सुन चुके हैं, समझ चुके हैं। कोटामंगलम सुब्बू कौन थे, व्हाट वाज हिज पोजीशन, जेमिनी स्टूडियो उनकी पोजीशन क्या थी और उन्होंने उसको कैसे प्राप्त किया, क्योंकि ही हैड द क्वालिटी टू हैंडल एवरी एंड ईच केसेस इन एवरी सिचुएशन, उनके अंदर एक क्वालिटी थी कि वो हर प्रकार की सिचुएशन को किसी प्रकार से हैंडल कर सकते थे। कोटामंगलम सुब्बू वाज द नंबर 2, वही आंसर है हमारे। अब जेमिनी स्टूडियो ने ही वाज ए ब्राह्मण एंड ए टेलर मेकर फॉर द फिल्म, ही हैड द क्वालिटी टू हैंडल ईच एंड एवरी सिचुएशन इन एनी केस, ही वाज द राइट हैंड ऑफ द बॉस। मैंने वही आंसर मैंने आपसे बताया हुआ है कि अगर हमारे पास कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन आता है, आपको नहीं आता है, तो आप उसी टॉपिक के उसी एवरेज के लॉन्ग में आंसर समझ लो हिंदी और 2-3 शॉर्ट मिला दो, हमारा एक लॉन्ग हो जाएगा। लॉन्ग कभी मत तैयार करो, वैसे तो मैं बोलता ही नहीं हूँ याद करने के लिए, हिंदी समझो, बना के लिख दो। इन द अब्सेंस ऑफ बॉस, जब भी बॉस अनुपस्थित होते थे, ही यूज्ड टू मैनेज ऑल थिंग्स, तो हर चीज जो है स्टूडियो की मैनेज करता था। ही ऑलवेज यूज्ड टू गाइड अदर्स इन देयर वर्क, हर व्यक्ति को वो उनके काम में जो है गाइड करता था। ही वॉज वेरी चीयरफुल एंड गुड मैनर पर्सन, ही यूज्ड टू हेल्प एवरीबॉडी बाय गिविंग देम शेल्टर, फूड एंड मनी। मैं आपको पूरा आंसर पहले बता चुका हूँ कि वो जब कभी भी बॉस नहीं होते थे तो वो लोगों की मदद करता था और वो हर प्रकार से लोगों की मदद किया करता था। बहुत ही अच्छा व्यक्ति था, अच्छी आदत वाला व्यक्ति था और वो हमेशा लोगों की जो है पैसे दे करके, खाना दे करके और धन दे करके मदद करने का शौकीन था। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आंसर आप कहीं नहीं पाएंगे, मैंने आपसे बोला हुआ है, आप कभी भी कंटेंट मैच कर लीजिएगा विद्या टेनियर अवतार मास्टरमाइंड या कोई भी यूट्यूब चैनल। मैं नहीं मानता कि, हालांकि मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि मेरा बेस्ट है कंटेंट, लेकिन आपको सबसे ज़्यादा समझ में आने वाला हमारा कंटेंट है। आप लगातार जुड़े रहिएगा हमारी इंग्लिश की प्ले लिस्ट में। 12 जो टॉपिक हमारे 8 प्रोज के हैं, 6 सप्लीमेंट्री के हैं और 5 पोएम में, मैं टोटल क्वेश्चन आंसर जो है उसमें कंप्लीट करने वाला हूँ बड़े सरल भाषा में। और आज के लिए जो है, जय हिंद।